हम बात कर रहे हैं रिमोट सेंसिंग प्रिंसिपल्स। इसके हम एमसीक्यूज लेंगे और उन एमसीक्यूज के जरिए इस रिमोट सेंसिंग प्रिंसिपल्स को समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहला सवाल है द रिलेशनशिप बिटवीन वेलोसिटी, वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी। इसके बीच में क्या रिलेशनशिप है? कौन सा उत्तर है इसका सही? इसका उत्तर सही है बी। अब आप देखिए कैसे। कोई भी वेव ले लीजिए, आप एक रस्सी लीजिए, उसको हिलाइए, या आप समुद्र पे चले जाइए, वहां पर जो वेव्स आती है या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती है, वो सारी वेव्स होती है। तो वेव जो है इस तरीके से चलती है, उसका तरीका ही ये है। तो अगर हम इसको समझने की कोशिश करें, भाई इसका कैलकुलेशन कैसे करेंगे, तो हम इसके बीच में एक मीन लाइन बना देते हैं। ये जो मीन लाइन आप देख रहे हैं, ये मीन लाइन, ये वेव कितनी ऊपर जाती है और कितनी नीचे जाती है, इसको हम कहते हैं एम्पलीट्यूड। जो दो पीक है उसके बीच का डिस्टेंस, या फिर कहें जहां से शुरू हो रही है दोबारा जहां से शुरू हो रही है इसका डिस्टेंस, या फिर कहें जहां से नीचे जा रही है और दोबारा नीचे जा रही है उसका डिस्टेंस, एक ही बात है, तीनों एक ही चीज है। उसे हम कहते हैं वेवलेंथ। इसकी लेंथ कितनी, इस वेव की लेंथ कितनी। तीसरी चीज है इसकी स्पीड, किस तेजी से जा रही है। और एक और चीज आती है इसमें फ्रीक्वेंसी आप देखें, इसमें एक सेकंड में ये कितना चलती है, ये कितने इसके वेव फॉर्म्स हैं। अब अगर मैं इसको ऐसे बना दूं, ये ज्यादा हो गया ना, एक ही सेकंड में, मान लीजिए यहां से यहां तक 1 सेकंड था, अगर मैं थोड़ा सा और बना दूं तो ज्यादा हो गई, और अगर मैं ऐसे कर दूं यहां से यहां तक केवल, ये कम हो गई। इसे फ्रीक्वेंसी कहते हैं। तो यहां पर अगर जो मैंने आपको बताया कि जो फॉर्मूला है लैम्डा इक्वल टू सी एफ, लैम्डा इक्वल टू सी बाय एफ, लैम्डा कैसे बनेगा या सी कैसे बनेगा? सी होगा इसमें लैम्डा इंटू एफ। इसमें लैम्डा क्या है? वेवलेंथ है, एफ फ्रीक्वेंसी है। इस तरीके से। अगला सवाल है इसमें, रिमोट सेंसिंग यूजेस विच ऑफ द फॉलोइंग वेव्स इन इट्स प्रोसीजर। तो रिमोट सेंसिंग जब हम करते हैं, रिमोट सेंसिंग मतलब दूर से अगर हम किसी ऑब्जेक्ट के बारे में जानना चाहते हैं, नॉन कॉन्टैक्ट, तो फिर उसके लिए कौन सी हम वेव्स यूज करेंगे? तो उत्तर इसके लिए है डी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हम रिमोट सेंसिंग में यूज करते हैं, क्योंकि होता यह है कि अलग अलग जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है उसमें अलग अलग उसकी एट्रीब्यूट्स होते हैं, कैरेक्टरिस्टिक होती है उनकी। ये कहें अलग अलग वेव्स अलग अलग कुछ चीजें रिप्रेजेंट करती हैं। ओके, जैसे अगर आप पहले मैं आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बता दूं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ऐसी वेव्स होती है जो इलेक्ट्रिक करंट जैसे हम समझते हैं आम भाषा में, और मैग्नेट जैसे चुंबक जो हम समझते हैं, तो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के कारण चलती है। इसमें आप देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ है और मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है। मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है और इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है। ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये ऐसे। अगर आप इस तरीके से इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड लगाएंगे तो फिर यहाँ से वेव जनरेट होती है। यही जो वेव बन रही है इसे हम इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक के कारण, मैग्नेट के कारण, ये बहुत बड़ा साइंस है, तो मैं जो बता रहा हूँ उसको आप बहुत लेमैन की तरह समझिए, एक सरल भाषा में। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हो गई। ओके, अब रिमोट सेंसिंग में हम इसका उपयोग करते हैं क्योंकि एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है जिसकी आगे मैं चर्चा करूंगा, या फिर पिछले डिस्कशन में हमने भी की थी। तो पूरा का जो पूरा स्पेक्ट्रम है उसमें एक पार्ट जो होता है वो विजिबल होता है, जो आपको दिखता है। इसके पीछे, इसके आगे आपको नहीं दिखता है। जैसे आपका जब एक्सरे होता है तो आपको दिखता है क्या? नहीं दिखता। एक्सरे में आप नहीं देखते, आपको नहीं दिखता। अल्ट्रावायलेट रेज आपको नहीं दिखती। इंफ्रारेड जो गर्मी होती है, कभी आपने तवे के ऊपर हाथ रखा, आपको गर्मी महसूस होगी लेकिन वेव्स दिखेगी नहीं। तो इसलिए हर एक पार्ट में नई नई अलग अलग चीज दिखती है, इसलिए हम इसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स लेते हैं, क्योंकि सारी की सारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रिंसिपल ऑफ रिमोट सेंसिंग। रिमोट सेंसिंग को अगर बहुत गूढ़ता से पढ़ा जाए, समझा जाए, तब आप इसको समझ पाएंगे कि इसमें कौन सा प्रिंसिपल नहीं है। तो इसका उत्तर है इंटरैक्शन ऑफ एनर्जी विद सैटेलाइट। अब देखिए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी तो बहुत जरूरी है, जैसे मैंने आपको बताया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक के बगैर काम नहीं कर चलेगा। अगर आप एक्टिव भी देखें या पैसिव भी देखें, एक्टिव में क्या होता है, आप खुद ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स भेजेंगे और खुद ही इनको रिसीव कर लेंगे। पैसिव में आपका यहाँ सन होगा मान लीजिए, और उसकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आ रही है, वो आप वापस लोगे, वही ले लोगे जो टकराई है यहाँ से, तब आप रिमोट सेंसिंग कर पाओगे। और उसके बाद क्या आता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, अब जैसे मैंने बताया पूरा स्पेक्ट्रम है हमारा, और हर एक वेवलेंथ, हर एक फ्रीक्वेंसी के हिसाब से एक रेंज है। जैसे मैं आपको अगर एग्जांपल दूं, विजिबल लाइट में अगर आप रेड की बात करें तो रेड कलर जो होगा वो तभी दिखेगा जब उस लाइट उस फ्रीक्वेंसी, उस वेवलेंथ की होगी। ओके, तो पूरा का पूरा ये हमारा यहाँ से लेकर यहाँ तक लंबा, मैं उसके बारे में चर्चा करूंगा अभी। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम जरूरी है। इंटरेक्शन ऑफ एनर्जी विद एटमॉस्फेयर। अब जब ये एनर्जी आ रही है, अब आपको जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था
कि यहाँ से लेकर यहाँ तक जब सन एनर्जी आ रही है, सन तो बहुत दूर है, और यहाँ पर ट्रोपोस्फियर है हमारे ऊपर 9 से 14 किलोमीटर तक, स्ट्रेटोस्फियर है, मेसोस्फियर है, थर्मोस्फियर है, एक्सोस्फियर है, इनके साथ इंटरेक्शन होगा। लेकिन इंटरेक्शन ऑफ एनर्जी विद सैटेलाइट, इसका क्या मतलब है, क्या तात्पर्य है, ये हमें समझना होगा। तो रिमोट सेंसिंग ये इसमें इसका प्रिंसिपल नहीं है, दिस इज नॉट अ प्रिंसिपल, ये प्रिंसिपल नहीं है, ये एक प्रोसेस है कह सकते हैं। जब एनर्जी वापस लौटेगी, जैसे सन की एनर्जी आई और इसने टकराया जो भी पार्ट से और उसके बाद इसको सेंस किया गया, तो ये तो एनर्जी सेंसिंग होगी ना, इंटरैक्शन नहीं है, राइट। तो ये सारी चीजें इसमें। Which among the following waves is having less wavelength range? अब मैं आपको जो बता रहा था, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के बारे में बता रहा था, उसको देखिए। किलोमीटर बहुत लंबा होता है, बहुत बड़ा। कल 1 किलोमीटर जो होगा तकरीबन 1000 मीटर का होता है। इसका मतलब किलोमीटर सबसे बड़ा, मीटर उससे छोटा, और मिलीमीटर उससे भी छोटा, और नैनोमीटर उससे भी छोटा। 1 मिलीमीटर जो होता है वो 10⁻³ मीटर होता है। नैनोमीटर 10⁻⁹ 10⁻⁹ बहुत होता है। 1 मीटर तो कहाँ आप कहें 10⁻⁹, यानी कि 1 मीटर को आप 10⁹9 से डिवाइड कर दें। विच ऑफ द फॉलोइंग वेव्स इज हैविंग लेस वेवलेंथ? कौन सी कम वेवलेंथ की है? अब जो सबसे कम दिख रहा है आपको नैनोमीटर है, सबसे कम वेवलेंथ है। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम को आप देखिएगा, वेवलेंथ जो है वो लेफ्ट से लेकर राइट तक बढ़ती है, मतलब वेवलेंथ ये बढ़ गई। अब जैसे ही आप देखेंगे, जैसे वेवलेंथ बढ़ती है, जहां वेवलेंथ बढ़ने लगेगी वहां फ्रीक्वेंसी कम होने लगेगी। वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी में मतलब इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, राइट। तो जैसे मैं आपको बता रहा था कि ये हमारी एक बहुत छोटा सा पोर्शन है जो विजिबल लाइट है, जो हम देख पाते हैं। हम यहाँ नहीं देख पाते, हम यहाँ भी नहीं देख पाते। कई ऐसे जानवर हैं जो ये देख पाते हैं इंफ्रारेड, बल्कि कई जानवर तो शिकारी उस पर करते हैं। जैसे सांप है, वो शिकारी इंफ्रारेड पे ही करता है, उसका वो गर्मी सेंस करता है, हीट सेंस करता है। ऐसे अल्ट्रावायलेट, तो गामा रेज जो है सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी है, सबसे कम वेवलेंथ है। और अगर आप रेडियो वेव्स पे आ जाए तो इसकी वेवलेंथ बहुत ज़्यादा है लेकिन फ्रीक्वेंसी कम है। इन विजिबल रीजन द ब्लू लाइट इज हैविंग वेवलेंथ रेंज ऑफ, कौन सा है उसका, अगर आपको आइडिया हो यहाँ पर देख लेते हैं। पहले तो आपको बता दूं कि जो विजिबल लाइट में सबसे इधर पे कौन सी है, ब्लू जैसी दिख रही है, तो ये ब्लू हो गया, और ये रेड हो गया, बीच में आपका येलो आ गया। वैसे विब्ग्योर कलर है पूरा, ये सारे कलर हैं इसमें, मैं बस आपको मोटे तौर पे बता रहा हूँ। तो अगर आप देखें कि ब्लू लाइट कहाँ है, यहाँ है, ब्लू लाइट यहाँ पर है ना। तो शुरुआत कहाँ से हो रही है, देखिए 400 नैनोमीटर के जस्ट थोड़ा पहले से हो रही है। 400 नैनोमीटर देख रहे हैं ना आप, यहाँ 400 नैनोमीटर। अब इसको अगर माइक्रोमीटर में चेंज करें, नैनोमीटर होता है 10⁹9 और माइक्रोमीटर होता है 10⁻⁻6, 3 का अंतर है। तो आप इसको थोड़ा डिवाइड कर दीजिए 1000 से, 0.4 समथिंग आ रहा है, लेकिन ये 0.4 से पहले से शुरू हो रही है ब्लू लाइट। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, या तो ये होगा या ये होगा, उसका सही उत्तर ये है, राइट। अब बाकी का भी बता सकते हैं, बाकी का भी रेंज आप देख रहे हैं ना, वो आएगा आगे भी। विच ऑफ द फॉलोइंग फील्ड इज यूज्ड बाय द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कौन सी फील्ड यूज करती है? तो अभी इसको फिर से देख लीजिए, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहाँ मैग्नेटिक फील्ड है। अब इसमें मैग्नेटिक फील्ड का तो ऑप्शन है नहीं, केवल इलेक्ट्रिक फील्ड ही है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इसका उत्तर दे दीजिए आप। क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड, देखिए मैग्नेटिज्म जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड से बड़ा रिलेटेड है। जहाँ इलेक्ट्रिसिटी होगी वहाँ मैग्नेटिज्म अपने आप पैदा होगा, जहाँ मैग्नेटिज्म होगा वहाँ पर अपने आप इलेक्ट्रिसिटी पैदा होगी। तो ये एक दूसरे के बहुत पर्याय हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का नाम ही इलेक्ट्रो और मैग्नेटिक से बना है, और दोनों ऑर्थोगोनल है। ऑर्थोगोनल मतलब परपेंडिकुलर, 90 डिग्री पे, ये 90 डिग्री है इनके बीच में। जो इलेक्ट्रिक कंपोनेंट है वो आपका वर्टिकल मैनर पे है, यहाँ से ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, इधर भी इलेक्ट्रिक फील्ड है, और ये जो देख रहे हैं आप, ये आपका मैग्नेटिक फील्ड है। वैसे बी से रिप्रेजेंट करते हैं इसको, यहाँ पर आप देख रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड हमेशा बी से रिप्रेजेंट होती है, और उसके ऊपर एरो डालते हैं क्योंकि ये आपके वेक्टर्स हैं। Among the following which describes स्टेफन बोल्ट्जमैन फार्मूला? तो आप देखेंगे कि मैंने एक इसमें एग्जांपल भी लिया है। स्टेफन बोल्ट्जमैन लॉ ये क्या है? ये है जो रेडिएशन मिल रही है, या एक रेडिएशन जो आपको एक बॉडी दे रही है, प्रोड्यूस या कहें एमिटेड। अब मान लीजिए आप
कोई तवा गर्म कर लीजिए, फिर से तवा का एग्जांपल ले लेते हैं, तवा जिस पे रोटी चलाते हैं, रोटी पकाते हैं, उस तवे को छोड़ दीजिए तो ये एक एनर्जी फिर बाद में लिबरेट करेगी, एमिट करेगी। तो यही जो एमिट लिबरेट करेगी वो कितनी होगी, क्या होगी, ये हम स्टेफन बोल्ट्जमैन लॉ से पता कर सकते हैं। तो इसके लिए फॉर्मूला है m बराबर सिग्मा टी की पावर 4, m बराबर सिग्मा टी की पावर 4। तो यहाँ पर कौन सा सवाल सही, कौन सा सही हो गया, ये डी हो गया। इसमें क्या है कि जो इसमें एक कांस्टेंट आप देख रहे हैं, एक कांस्टेंट आएगा, यहाँ पर भी आपको दिखाता हूँ, वो है स्टेफन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। टी आपका एब्सोल्यूट टेम्परेचर, क्योंकि आपने गर्म किया तो उसी गर्मी के कारण ही तो ये एमिट करेगा, मतलब एनर्जी देगा, जिसे हम थर्मल या इंफ्रारेड वगैरह कहते हैं। और m जो है इसकी जो स्पेक्ट्रल एग्जिस्टेंस उसको कहते हैं, उस पर डिटेल पे नहीं जाएंगे। एक एग्जांपल मैं बताता हूँ इसको समझने के लिए आपके, कि जो सन है उसका टेम्परेचर, सरफेस टेम्परेचर 5800 केल्विन है, और इसका जो रेडियस है वो इतना दिया हुआ है। आपको पावर आउटपुट निकालना है, तो पावर निकालने के लिए, क्योंकि इसका एरिया, ये सन तो एक वो है आपका स्फीयर है, उसका सरफेस एरिया पूरा कितना होगा स्फीयर का, 4 पाई r², इसीलिए ये यूज़ किया। सिग्मा तो खैर आप डायरेक्ट वैल्यू यूज़ करेंगे, स्टेफन कांस्टेंट ये यहाँ यूज़ कर लेंगे जब मैंने आपको बताया। और ये आपका हो गया क्या वैल्यू हो गई, या टेम्परेचर टी की पावर 4, इसकी पावर 4 करेंगे, तो इस तरीके से उत्तर आप निकाल सकते हैं। Which of the following is not a classification of scattering principle? स्कैटरिंग होती क्या है? स्कैटरिंग ये होती है कि एक छोटा सा कोई पदार्थ है, वो किसी भी साइज का हो सकता है, वो लाइट जो है, वेव जो आ रही है उसके लैम्डा के बराबर हो सकता है, लैम्डा से छोटा, मतलब इसकी वेवलेंथ से ज़्यादा हो सकता है, इससे कम हो सकता है ना। तो इसके हिसाब से अलग अलग तरीके की स्कैटरिंग होती है। उसमें एक स्कैटरिंग होती है रेले, एक है माई, और एक होती है माई स्कैटरिंग लार्जर पार्टिकल्स। ठीक, इसका एक दूसरा नाम भी है, लेकिन अभी आप फिलहाल यही समझिए। इसमें क्या है कि नॉन सेलेक्टिव जिसे हम कहते हैं, ये हो गया रेले माई, इसको हम नॉन सेलेक्टिव कहेंगे। लेकिन आपको ये समझना है कि ये माई स्कैटरिंग है जिसमें पार्टिकल बड़े हो। अब रेले आपको मैंने बता दिया, माई बता दिया, नॉन सेलेक्टिव, तो कौन सी बच गई, ये फैराडे स्कैटरिंग। ये ध्यान रहेगा, ये है इसका उत्तर, जो नहीं है स्कैटरिंग प्रिंसिपल में नहीं आती, फैराडे स्कैटरिंग नहीं है। Which of the following can act as an example of airborne platform? एयरबोर्न प्लेटफॉर्म क्या होता है? एयर मतलब होता है हवा, एयरबोर्न मतलब जो हवा में चीज चल रही है, और वहाँ प्लेटफॉर्म, वहाँ से वो प्लेटफॉर्म है, उधर से आप सेंस कर रहे हैं। जैसे आप ग्राउंड, मतलब एक ग्राउंड बॉर्न कह लीजिए, तो आप जमीन पे खड़े हैं, वाटर बॉर्न कहेंगे तो पानी में खड़े हैं। तो इसका उत्तर इस तरीके से देंगे कि जो एयरबोर्न प्लेटफॉर्म्स हैं उसमें आपका डकोटा है, एवीआरओ है, बीच क्राफ्ट है, ऐसे और नाम भी आ गए। तो इसमें होता है कि ये जो अलग अलग आपके एयरबॉर्न या हवाई जहाज की तरह समझ लीजिए, या हवा में जो है उसमें आप चीज़ें लगाते हैं, और वो एक हाइट पे रखते हैं ताकि आप किसी चीज़ का सेंस कर सकें। तो इसका उत्तर डकोटा होगा। लिस्ट 3 MOS और लिस्ट 2 नहीं है, ये सब सैटेलाइट वाले। पोलर ऑर्बिटिंग सैटेलाइट्स आर जनरली प्लेस्ड एट एन ऑल्टीट्यूड रेंज ऑफ। तो हम अब अगर आप देखेंगे कि जब प्रक्षेपण होता है तो हम बोलते हैं PSLV सैटेलाइट, हम बोलते हैं GSLV सैटेलाइट, ऐसे क्यों नाम होते हैं, जीरो स्टेशनरी लॉन्च व्हीकल और पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। तो ये नाम क्यों अलग होते हैं? इसका नाम इसलिए अलग होता है, पहले तो आपको इसका उत्तर बता देता हूँ, इसका उत्तर है C, ये है। तो अगर आप अर्थ से जितने ऊपर इसको इसकी परिधि में स्थापित करें या इसके ऑर्बिट में स्थापित करें, जितनी दूरी पे आप इसे यहाँ पर स्थापित कर देंगे उस दूरी के हिसाब से ये नाम बनेंगे, जो पोलर ऑर्बिटिंग है या ये। तो आप ये देखिएगा, एक तो सन सिंक्रोनस, मतलब एक ही जगह पे आपको वो सैटेलाइट 2 बार पास होगा, मतलब राइट टाइम पे पास होगा उसी टाइम। तो ये आपका सन सिंक्रोनस हो गया, जो सन के साथ सिंक्रोनाइज्ड है, वो 600 से 800 किलोमीटर। फिर जो सबसे दूर होता है वो होता है जियो स्टेशनरी ऑर्बिट। याद रखने के लिए इसको 36,000 किलोमीटर बोल देते हैं, याद रखने के लिए। वैसे वो 35,800 किलोमीटर होता है, ये आपको याद रखना, ये आपको लर्न करना है, ये आपको याद करना है। ओके, अब जो पोलर ऑर्बिट है वो आप देखिएगा 200 से लेकर 1000 किलोमीटर तक होती है पोलर, ये जो आप देख रहे हैं ये वाली। लेकिन ये एक आइडिया दिया है, लेकिन इस रेंज में अगर आप देखें तो हमें ये फिट बैठ रहा है, इसलिए हमने सी उसका उत्तर दिया।
ये इस टॉपिक के कुछ सवाल जवाब हुए, समझने की कोशिश की हमने। ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स हम लेने वाले हैं। शुक्रिया, मेहरबानी।